हाँ तो साथियों, अब अपन फाइनली रॉकेट की स्पीड में पढ़ने वाले हैं हमारे छोटे छोटे चैप्टर, जिनको 2-3 नंबर अपने को एग्जाम में दिलाते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। बस मैं शुरू में बता दूं आपको कि अगर अभी तक आप लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और अगर टेस्ट भी नहीं दे रहे हो, पढ़ना चालू नहीं किए हो तो पढ़ना चालू कर दीजिए, नहीं तो हम लोगों को मजबूर होकर आपको आपकी डांट लगाने के लिए आपके घर पे आना पड़ेगा, ठीक है। तो वो काम हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे यूपी में हैं, हज़ारों बच्चे बिहार में हैं, हज़ारों बच्चे मध्य प्रदेश में हैं, हज़ारों बच्चे महाराष्ट्र में। तो हम कहाँ जाएंगे किस किस को डांटने फटकारने के लिए। तो इधर देखो, तो अपना चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत या सोर्सेस ऑफ एनर्जी। चैप्टर 14 है कक्षा 10 का विज्ञान का। इस चैप्टर में एग्जाम में ना 2 से 3 नंबर हमारे आते हैं, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, और वो क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको चैप्टर खत्म होते होते बता दूंगा, साथ साथ में बताता रहूंगा हर एक टॉपिक के। और आज जो है हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, शुरू करेंगे हम लोग ऊर्जा से, फिर उसके बाद आगे चलेंगे कि भाई ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, या फिर थोड़ा और आगे चलेंगे कि घर में हम कौन सा चीज़ जला करके खाना बनाएं, कौन सा ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ऊर्जा के अलग अलग स्रोतों के बारे में हमें बता रखा है, तो अलग अलग स्रोत कौन से हैं ऊर्जा के, उनके बारे में हमें पढ़ना है। इस वीडियो को, ये जो चैप्टर है इसके हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 वीडियोज़ रखें और उसी में पूरा ख़त्म करें। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं लिखवाऊंगा आपको, लिखने का जो भी सारा है मैं नोट्स में कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो वो आप लोग अगर नोट्स ले लेंगे वहाँ जाकर के एप्लीकेशन पे, तो आपको वहाँ सब कुछ इन डिटेल मिल जाएगा, इन डेप्थ मिल जाएगा। अभी बस आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे हाथ बांध करके एकदम कमर सीधी करके बैठ जाना है, और अच्छे से जो मैं समझा रहा हूँ, जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको, उनको अपने अंदर उतारना है। तो यहाँ ध्यान दो। सबसे पहला क्वेश्चन हम पाठ के नाम से ही ले लेते हैं कि ये ऊर्जा क्या चीज़ है। तो आप खुद उत्तर देने की कोशिश करो इस प्रश्न का, ऊर्जा है क्या। हम ऊर्जा को इतना ज़्यादा काम में ले रहे हैं, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करें, परिभाषा कैसे दें। तो बहुत छोटा सा है, हम ऐसे लिख सकते हैं बहुत सरल रूप में कि कार्य करने की जो क्षमता है ना, वही ऊर्जा है। द केपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, वही उसको हम कह सकते हैं कि ऊर्जा है। या आप यूं समझो कि कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, जो ऊर्जा है उसी के कारण काम होगा। काम कौन सा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे हाथ हिला रहा हूँ, ये सारे काम है। मैं चल रहा हूँ, मैं आगे पीछे हो रहा हूँ, इसके लिए हमें ऊर्जा चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास अभी कौन सी ऊर्जा है, मेरे शरीर के अंदर से मांसपेशियों से मेरे को ऊर्जा मिल रही है। या फिर जैसे मान लो कि यहाँ पे इतनी सारी लाइटें जल रही है इस कमरे में, ये कैमरा वैमरा चल रहा है, ये पंखा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। तो ये सब कुछ भी किससे चल रहा है, विद्युत ऊर्जा से चल रहा है। ये सारा काम हो रहा है, लेकिन ये सब किससे हो रहा है, विद्युत ऊर्जा से हो रहा है। तो आपको ऊर्जा की परिभाषा तो क्लियर हो गई। अब ऊर्जा की परिभाषा नहीं पूछेगा, ऑब्वियस सी बात है हमसे। फिर हमारा कंसर्न जो है ना यहाँ पे इस पाठ में, वो ये है कि क्या क्या ऊर्जा के स्रोत हैं हमारे पास इस दुनिया भर में, और हमें बिजली क्यों बचानी चाहिए, हमें पानी अगर कहीं फालतू ढुल रहा है तो उसको क्यों सेव कर लेना चाहिए, या और घनी सारी बातें। तो उस तक पहुंचना है अपने को। तो अब पाठ शुरू कैसे हो रहा है वो ध्यान से देखना कि सबसे पहले पाठ में हमसे पूछा है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम आप लोग पढ़ चुके हो कक्षा 9 में। अच्छा, नियम क्या है मैं जल्दी से बोल देता हूँ एक बार, वैसे तो मुझे पता है आपको याद है। क्या है नियम, कि हम ऊर्जा को ना तो खत्म कर सकते हैं, ना उसका विनाश कर सकते हैं, ना ही उसको सृजित कर सकते हैं, ना ही बना सकते हैं। हम केवल और केवल क्या कर सकते हैं, एक रूप से ऊर्जा को दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ऊर्जा का ट्रांसफर कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अच्छा, तो ये क्यों बताया, समझना कैसे। हमें एक बार के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास इस संसार में बहुत सारी ऊर्जा है, बहुत सारी हवा चल रही है, सागर में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, तबाही हो रही है, भूकंप आ रहे हैं, पृथ्वी के नीचे से ऊर्जा है उसके कारण। फिर उसके अलावा सूरज को अगर देखें तो कितनी ज़्यादा गर्मी फेंकेगा, अभी जून जुलाई में तो हमें भस्म कर देगा, है ना, स्वाहा। तो इतनी सारी ऊर्जा तो है हमारे पास में, लेकिन फिर भी हम ना क्या सुनते रहते हैं कि अरे अगर फालतू गैस काम में नहीं आ रही तो बंद कर दो उसको, या अगर फालतू लाइट वाइट जला रखे हो अगर काम में नहीं आ रही है तो उसको बंद करो, या ऐसे कितनी सारी बातें अपने को सुनने को मिलती हैं कि बचाओ, ऊर्जा बचाइए, पर्यावरण को बचाइए। क्यों? इस प्रश्न का उत्तर जो है हमें किताब में दे रखा है यहीं पर, और वो उत्तर क्या है, ध्यान से सुनना, कि हमारे उपयोग में आने लायक जो ऊर्जा है ना, वो अक्सर क्या होता है, कम उपयोग में आने वाली जो ऊर्जा है, या जिसको हम उपयोग में नहीं ले सकते, वो उसमें परिवर्तित हो जाती है हमारे पर्यावरण में।
और इस कारण जो हमारी उपयोगी ऊर्जा है हमें उसको बचाने की ज़रूरत है, उसको ध्यान से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इसका उदाहरण दे रखा है, देखो कैसे। समझो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में मान लो एक ऐसे बर्तन दे रखा है और इसमें मान लो बहुत सारा पानी पड़ा है, और पानी का जो तापमान है मान लो कि इसको हमने इतना गर्म कर दिया है 60 डिग्री सेल्सियस पर, और जो कमरा है जिसमें इसको ला करके मैं रखने वाला हूं, जैसे मान लो जिस कमरे में मैं अभी खड़ा हूं उसका तापमान है मान लो 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये तो बहुत गर्म है, इसमें तो धुआं उठ रहा है, लेकिन कमरे का तापमान तो काफी कम है। तो अब क्या होगा, अगर मैं 1-2 घंटे बाद आकर के देखूंगा तो ये जो सारा का सारा पानी है ये कैसा हो चुका होगा, ये पहले से ठंडा हो चुका होगा, और इसकी जो सारी की सारी ऊष्मा है, जो इसमें से जो भी ऊर्जा निकली सारी की सारी, वो कहां गई, वो इस कमरे में फैल गई। तो अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं उस सारी ऊष्मा को वापस से इकट्ठा करूं और उसको ऐसे ये सुपरमैन बन के यूं लेके और पानी में नाक दूं सारी वापस और पानी गर्म हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता ना। वो ऊष्मा लुप्त हो गई, लुप्त हो गई मतलब छिप गई, हिडन एनर्जी कुछ खो गई, वो उसको नहीं ला सकते अब वापस। तो हमारे लिए उपयोगी ऊर्जा ये थी गर्म वाली, ये गर्म पानी, लेकिन अब ये जिस ऊर्जा में बदल गई वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हमारे लिए कम उपयोग्य है या कम उपयोग में आने वाली है। तो इसलिए जो हमारे काम की ऊर्जा है वो इस संसार में कम है और उससे हमें बचा के रखना है। तो ऐसे ही ऊर्जा स्रोतों के बारे में हमें पढ़ना है। क्लियर हुई ये बात आपको? अब उसके बाद हमें किताब में दे रखा है कि अच्छा ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है, तो अब ये बताइए कि ऊर्जा का अच्छा स्रोत कौन सा है, ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन सा हम काम में लें, अच्छा ऊर्जा का स्रोत, उसकी परिभाषा बताइए। तो इसके लिए हमारे पास कुछ एक पॉइंट्स हैं। तो देखो क्या क्या पॉइंट्स है। पहला हम कहते हैं कि प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान पर अधिक काम करें। जैसे मान लो कि हम 1 किलो लेवें उपले, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से अच्छा ऊर्जा का स्रोत 1 किलो हम क्या ले रहे हैं, उपले। उपले पता है क्या आप सबको? कंडे भी बोलते हैं, उपले भी बोलते हैं, या गाय का गोबर इसको बोलते हैं हम लोग, तो वो लें। और साथ ही साथ में हम क्या लें कि 1 किलो हम लोग मान लो LPG ले लें। अब वो हो सकता है कि उसको लीटर में भी नापते हों, गैस है क्योंकि, लेकिन मान लो किलो में ले रहे हैं अपन अभी। या फिर मान लो हम 1 किलो जो है हमारे पास में कुछ और ले लें, मान लो 1 किलो अपन पेट्रोल ले लें, या कुछ ऐसा ही, और वो मिट्टी का तेल होता है ऐसा कुछ ले लें। तो ये सब 1 किलो है देखा जाए तो। क्लियर हुई बात? लेकिन फिर भी काम किससे ज्यादा होगा? तो हमें एक बात तो क्लियर है कि इससे तो नहीं होगा। 1 किलो मान लो आपको चाहिए तो लकड़ी भी ले लो, तो उससे भी इतना काम तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, 1 किलो अगर LPG है तो उससे तो बहुत काम होगा, और अगर 1 किलो पेट्रोल की बात करें तो उससे भी बहुत ज्यादा काम होगा। तो यहां पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि 1 किलो इससे ज्यादा तो बेहतर है कि इनमें से हम कोई ले लें, या 1 किलो मिट्टी का तेल ले लें, 1 लीटर बोल लो भले आप चाहो तो। समझ में आई बात आपको ये वाली? तो प्रति एकांक द्रव्यमान मतलब एकांक द्रव्यमान, एक द्रव्यमान का जो भी हम हमारा ऊर्जा का स्रोत ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा काम करके दे हमको। तो पहला तो बात ये होगी। दूसरी बात हम यहाँ कह रहे हैं सरलता से सुलभ हो सके, मिले भी तो आराम से ना। लेने के लिए उसको हिमाचल की पहाड़ियों में जाकर के लेकर के आना पड़े तो कबाड़ा हो जाएगा ना, राजस्थान वाले तो कहाँ से लाएंगे फिर। तो सुलभ हो सके, आराम से हर जगह हो। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, भंडारण तथा परिवहन में आसान हो। लेके जाने का क्या, जैसे समझना आजकल अभी क्या चलता है, गैस की टंकी आती है, ठीक है, गैस की टंकियाँ आती हैं घर पे, उनको क्या ट्रक में डाला, फेंका, ट्रैक्टर में भरा और गाड़ी को लेकर के आ गए, घर घर में पहुंचा दिया उसको बाइक वाइक पे लेके। लेकिन अब फिर क्या कर रहे हैं, बोला यार उसमें भी पैसा लगता है उसको लेके जाने में और भरने में, और फिर एक एक जना बाइक पे साइकिलों पे उसको लगा के और पहुंचा के आता है एक एक घर में। तो बड़ी माथाफोड़ी का काम है। एक काम करो, पाइप लाइन बिछा दो, एक एक घर में पाइप भेज देते हैं अपन, तो वो पाइप से गैस चली जाएगी एक एक घर में। आ रही बात समझ में? एक एक घर में पाइपलाइन से, तो वो ले जाने लाने का खर्चा बच गया ना सारा का सारा। तो अब भविष्य में ऐसा सोच रहे हैं, दूसरे देशों में भी ऐसे होता है और हमारे तो यहाँ गुजरात में तो काफी सालों से हो रहा है कि एक एक घर में गैस की पाइपलाइन लगी हुई है, तो पाइपलाइन से पहुंच जाता है घर में। अब सोचो ना आप, सेम बात, अपन तार से बिजली ले रहे हैं अपने घर पे,
तो लाने ले जाने की सहूलियत हो गई ना। तो ऊर्जा का स्रोत ऐसा होना चाहिए जिसका परिवहन जो है और जो भंडारण है उसको आराम से भर के भी रखा जा सके और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया भी जा सके आसानी से। फिर उसके बाद है हमारे पास में एक और, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये है सस्ता होना चाहिए। भाई अभी रॉकेट में जो फ्यूल डलता है वह बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे घर पे उससे खिचड़ी थोड़ी पकाएंगे। समझ में आ रही बात? तो सस्ता होना चाहिए ना। फिर उसके बाद देखो क्या है हमारे पास में, एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है और वो ये है कि एक तो शब्द है हमारे पास में स्रोत और एक और शब्द है हमारे पास में और वो है ईंधन। तो ये भी हमें ऊर्जा देता है, ऊर्जा का स्रोत, और ईंधन भी हमें जो है ऊर्जा देता है। तो एक प्रश्न ये भी है किताब में पूछा गया कि फिर अच्छा ईंधन क्या है? अच्छा ऊर्जा का स्रोत तो हम समझ गए, लेकिन अच्छा फिर ईंधन क्या है? तो उसके लिए हमने कुछ एक पॉइंट लिखे हैं और वो पॉइंट क्या है, एक पॉइंट हमने लिखा है दहन करने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे। तो ध्यान देना यहाँ पर ईंधन में और ऊर्जा के स्रोत में एक सबसे बड़ा फर्क यही है, ईंधन को हम लोग क्या करते हैं, घर पे लाते हैं और उसको जलाते हैं, लेकिन ऊर्जा के स्रोत को हम जलाने की बात नहीं कर रहे। समझ रहे हो इस बात को? जैसे ऊर्जा का स्रोत तो सूरज है मान लो, जिससे सन की जो सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, वो आ रही है, लेकिन सूरज को जलाने की बात थोड़ी हो रही है ना। तो ईंधन, सूरज को हम ईंधन नहीं बोल रहे, हम ईंधन किसको बोल रहे हैं? मिट्टी के तेल को घर पे लाएंगे जलाएंगे उसको। हम ईंधन किसको बोल रहे हैं? लकड़ी को घर पे लाएंगे जला देंगे उसको, लेकिन हम सूरज को ईंधन नहीं बोल रहे। ये बात आपको समझनी है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास एक और, अत्यधिक धुआं उत्पन्न नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बहुत खास बात है। घरों में पहले के टाइम पे अपन उपले और जो लकड़ी जलाते थे उसमें यही समस्या है बहुत ज़्यादा, कि बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है और उससे जो है फेफड़े वगैरह थोड़े खराब होते हैं। तो इसीलिए भारत सरकार वो चला रखी है ना, उज्ज्वला योजना, नरेंद्र भाई मोदी ने चलाई है, और वो कहते हैं टंकी बांटेंगे गैस की, सिलेंडर का कनेक्शन जिसके पास नहीं है उसको फ्री में देंगे। तो वो क्यों? ताकि जो महिलाएं जो घरों में काम कर रही हैं उनका स्वास्थ्य जो है ठीक रहे। तो ये ईंधन की बात हुई। फिर एक और पॉइंट क्या है यहाँ पर हमारे पास में, आसानी से उपलब्ध हो सके, आसानी से मिल जाए। वही बात भाई देखो, पॉइंट लगभग सेम ही है, ऊर्जा के स्रोत के लिए भी सेम ही है हमारे पास और यहाँ पर इसके लिए भी सेम है ईंधन के लिए। और ईंधन और इसमें अगर खास फर्क की बात यही करें तो ईंधन क्या है, ऐसा कुछ है जिसमें ऊर्जा संग्रहित होती है और उसको जलाने पर हम उस ऊर्जा का उपयोग कर पाते हैं, ये बात है। और मैंने उदाहरण आपको बताई दिया कि सूर्य एक ऊर्जा का स्रोत है लेकिन ईंधन नहीं है। पवन ऊर्जा है, हवा बह रही है, पवन चक्की से ऊर्जा ले लेंगे, लेकिन वो ईंधन नहीं है। पवन ऊर्जा का स्रोत है, ईंधन नहीं है। वो प्रपात, जल प्रपात, वो गिरता ना झरने से पानी ऊपर से, वाटरफॉल से, जिससे अपन बिजली बना लेते हैं, तो वो भी एक ऊर्जा का स्रोत है लेकिन वो ईंधन नहीं है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ जैसे ईंधन का मैं आपको थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल बताऊं कि नाभिकीय खंडन की जो अभिक्रिया होती है वहाँ पे वो करते हैं ना, न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं होते क्या, बम भी फोड़ते हैं ना, न्यूक्लियर बॉम्ब भी जिसको बोलते हैं। तो उधर उसमें हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूल, जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये जो बड़े बड़े तत्व हैं भारी भारी, इनके ऊपर न्यूट्रॉनों की वर्षा करके और उनको धमाके कराते हैं छोटे छोटे रिएक्टर्स में। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूल या नाभिकीय ईंधन। क्योंकि देखो यहाँ पे भी हालांकि हम जलाने की बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी इसके लिए हम नाभिकीय ईंधन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये बात आपको समझनी है, गॉट इट? नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं में भले ही यहाँ पर हमें ना जलाने की बात नहीं कर रहे, ये एक पॉइंट है, ये भी उसको भी ईंधन बोल रहे हैं। तो अब हमारे किताब में एक प्रश्न हमसे पूछा गया है और वो प्रश्न है कि भोजन को गर्म करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? बताओ कौन से ईंधन का उपयोग करना पसंद करोगे? तो आप कुछ भी बता सकते हो। आप अगर इस प्रश्न में ये भी लिख दो कि हम तो साहब लकड़ी जलाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे जंगल है, बहुत सारी लकड़ी, तो हम यूं ही जाते हैं एक चक्कर लगाने, शाम को तो गिरी पड़ी रहती है पेड़ों से, हम ऐसे टुकड़े टुकड़े ले आते हैं, जला देते हैं रात को, ठीक है। तो आपका देखा जाए तो उत्तर वो गलत नहीं हो सकता क्योंकि आपसे पूछा है आप किसका करोगे, लेकिन फिर भी हमसे एक समझदारी भरे उत्तर की अपेक्षा की जा रही है यहाँ पे। तो हम यहाँ पर क्या उत्तर देंगे? जैसे मान लो हमारे पास में दो ऑप्शन है, मान लो है ना, एक मीथेन है हमारे पास में ऑप्शन या प्राकृतिक गैस, और एक है हमारे पास में एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो जो घर पे जो गैस का सिलेंडर आता है वो वाला। तो हम किसको चुनेंगे? तो देखो हमें उत्तर देना है एलपीजी। वैसे इस क्वेश्चन के पीछे मकसद मेरा यही है, मैं आपको दोनों के बीच में फर्क बताऊं, एलपीजी और मीथेन के पीछे, या जो प्राकृतिक गैस है, इसको नेचुरल गैस भी अपन बोलते हैं, प्राकृतिक गैस,
इन दोनों में फर्क क्या है? तो देखो समझो, इसमें तो मुख्य रूप से क्या होती है, मीथेन होती है CH4, और इसमें मुख्य रूप से दो गैस है हमारे पास में, एक तो है प्रोपेन और एक है ब्यूटेन। अब देखो आप चौथे पाठ में पढ़ चुके हो बहुत ही अच्छे से प्रोपेन और ब्यूटेन का सूत्र क्या होगा, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। मुख्य रूप से ये गैसें इनमें मौजूद हैं। अब इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है, या अगर हम कहें कैलोरीफिक मान बोलते हैं उसको हिंदी में, वो ज्यादा है। किसका? एलपीजी का। एलपीजी का है हमारे पास में 93.2 मेगा जूल पर मीटर क्यूब, 93.2 मेगा जूल पर मीटर क्यूब, और यहां पर एलपीजी का है हमारे पास में लगभग कुछ 38.7 मेगा जूल पर मीटर क्यूब। मतलब इसको अगर आप समझना चाहो तो 1 मीटर क्यूब में अगर गैस भर दो आप, ये वाली बहुत सारी, फिर उसको अगर आप जलाओ तो इतनी ऊर्जा आपको मिलेगी। जूल ऊर्जा का मात्रक होता है, और मेगा वो बड़ा है, जैसे मेगा 10 की घात में कुछ हमारे पास में है, 10 की घात 9 होता है लगभग, और यहाँ पर भी सेम है हमारे पास में। इसको जलाएंगे अगर 1 मीटर क्यूब में भरी हुई गैस को तो इतनी ऊर्जा मिलेगी, और उसको जलाएंगे तो इतनी ऊर्जा मिलेगी, ऐसा कुछ हमें कह रहा है। बाकी हमें यही कहना चाहिए कि हम किसका उपयोग करेंगे, एलपीजी का उपयोग करेंगे, क्योंकि ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। और एलपीजी को अगर हमें ज़रूरत पड़े ना तो हम सीएनजी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी जगह पर भी। सीएनजी पता है ना आपको क्या होता है? इस गैस को क्या करते हैं, संपिंडित किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सीएनजी। पीले कलर के ऑटो आते हैं ना, वो इसी गैस पर चलते हैं। कंप्रेस करते हैं इस गैस को, पास में ले आते हैं और फिर उसको ऑटो में भर देते हैं, फिर ऑटो भी चलता है इस पर। तो ऐसे ही एलपीजी को भी करते हैं, और एलपीजी वाला ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आप सीएनजी को इसकी जगह यूज़ नहीं कर सकते एलपीजी की जगह पे। एलपीजी पता है वो स्कूल की जो वैन चलती है ना, उनमें भी वो लोग क्या करते हैं, सिलेंडर लगवाते हैं, ऐसा गैस किट लगती है ऐसा कुछ, और फिर वो एलपीजी जो घर में हमारे सिलेंडर आ रहा है ना, उस गैस पर वो वैन भी चल सकती है। तो ये भी संभव है। खैर बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एलपीजी हमें उत्तर लिखना है। फिर इसके बाद में हमें जो है पुस्तक में दे रखा है ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत की परिभाषा। तो गैर नवीकरणीय स्रोत हैं, और या इनको एक और बात हम कहते हैं अनवीकरणीय स्रोत। क्या है इसका मतलब, अब वो समझो। तो इसका मतलब है ऊर्जा के वह स्रोत जिनका अगर हम एक बार उपयोग कर लें तो वो खत्म हो जाते हैं, और उनका बार बार उपयोग किया जाना संभव नहीं है, तो उनको हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय स्रोत। अच्छा, इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है हमारे पास, सबसे फेमस उदाहरण है इसका जीवाश्म ईंधन, जो कि हमें सबसे पहला ऊर्जा स्रोत के रूप में हमें पढ़ना है इस किताब में। जीवाश्म ईंधन क्या होता है वो देखो। जीवाश्म ईंधन भाई हुआ क्या, आज से करोड़ों अरबों लाखों सालों पहले पृथ्वी पे बम फटे होंगे, भूकंप आए होंगे, या कहते हैं ना मेटेरॉइड आया आसमान से एकदम बड़ा ऐसे, और वो गिरा आकर के धड़ाम, डायनासोर सब खत्म हो गए, भूकंप आ गए होंगे पृथ्वी में। तो ये जो सब पेड़ पौधे थे, बहुत सारे जानवर जो जीव थे, वो सारे के सारे दब गए होंगे पृथ्वी के अंदर। और उनके दबने से क्या हुआ, क्योंकि शरीर में तो कार्बन बहुत ज्यादा होता है, हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा होता है, तो वो दबने के कारण वहां पर उन पर हजारों लाखों सालों तक बहुत ज्यादा उच्च दाब और उच्च ताप लगा। तो उससे क्या हो गया, उनका थोड़ा कंपोजिशन चेंज हो गया। कंपोजिशन बोले तो उनका जो सूत्र वगैरह है, रासायनिक अभिक्रिया हुई वहां पे, और वो क्या बन गए, हाइड्रोकार्बन बन गए। ऐसे हाइड्रोकार्बन बन गए जिनको जलाने पर हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है। अब वो सारे हाइड्रोकार्बन कहाँ फंसे हुए हैं, पृथ्वी के अंदर फंसे हुए हैं, तो जिनको हम निकालते हैं और जला करके काम में लेते हैं। अच्छा, उदाहरण क्या है इसका? तो इसका उदाहरण है कोयला। कितना ज्यादा हमारे देश में तो 80% से भी ज्यादा जो बिजली बनती है ना, वो कोयले से बनती है। अब कोयला हो गया, फिर उसके अलावा हम पेट्रोलियम की बात करते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, मिट्टी का तेल हमें मिलता है, या ऐसे और भी उससे चीजें थोड़ी बहुत हम लोग निकालते हैं। तो ये सारा क्या है, जीवाश्म ईंधन है। अच्छा, जीवाश्म ईंधन की परिभाषा में आपको 2 शब्द बहुत अच्छे से याद रखने। जो पेड़ पौधे और जो जीव थे वो पृथ्वी के अंदर दबे रहे, और किसके अंदर आए, वो उच्च दाब के और उच्च ताप से, दोनों से प्रभावित होकर के वो परिवर्तित हो गए ईंधन के रूप में, जिसे हम लोग जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल बोलते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखना। अब हमारे लिए पैटर्न बहुत फिक्स है। तो पहला हम ये पढ़ रहे हैं, हमसे एग्जाम में क्या पूछे जाने की संभावना है, छोटा मोटा परिभाषा, या ये कि इसका फायदा क्या है, इसका लाभ क्या है और इसकी हानियां क्या है। क्या ये अच्छी बात है कि हमारे देश में 80% से भी ज्यादा जो बिजली है वो कोयले को जला करके बनाई जा रही है? तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है।
क्यों? अभी हम जब इसकी हानियां देखेंगे तो वहां पर हमें समझ में आ जाएगा। तो अच्छा, इसकी लाभ क्या है? तो देखो, लाभ है केवल एक स्थान पर बड़ी मात्रा में बिजली उत्पन्न करने की क्षमता है हमारे पास में। जहां बड़े कोल माइन निकल गई, वहां खोदते जाओ, कोयला निकालते जाओ, जलाओ एकदम, और पानी को गर्म करो उससे, और पानी से क्या होगा, भाप निकलेगी, और उस भाप से आप क्या करो, टरबाइन को घुमाओ। टरबाइन क्या बोले तो अपना वो जो जनरेटर, विद्युत जनरेटर, वो जनरेटर का पंखा घुमाओगे तो पीछे से विद्युत धारा बन जाएगी। बहुत ज़्यादा बना सकते हो एक ही जगह पे। इसको खोजना बहुत ज़्यादा आसान है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। साथ ही साथ बिजली घरों में आसानी से तेलों और गैसों का जो है परिवहन कर सकते हैं। पेट्रोलियम हो गया ना जैसे, तो इसमें जो गैस मिल रही है वो क्या कर सकते हो आप, चाहो तो पाइपलाइन बिछा दो और पाइपलाइन से एक शहर से दूसरे शहर भेज दो। आसान है ना उसको संवहन कराना, परिवहन कराना तो उसका। और उसके अलावा क्या है, गैस उपयोग करने वाले जो भी ऐसे बिजली के संयंत्र है जिसमें गैस को आप जला करके पानी को गर्म करते हो और भाप में बदलते हो, वो बहुत ज़्यादा दक्ष हैं ऊर्जा में, बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, वो बिजली बनाते हैं, कैसे बना रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं टरबाइन को, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो अभी तो आप बस ये समझो कि इससे करते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई फायदे वाली बातें, ठीक है, लेकिन इसके जो नुकसान है ना, जो कमियां हैं, जो सीमाएं हैं, वो ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा बड़ी हैं। अच्छा, वो क्या क्या है, ध्यान से देखो, एक दो बताता हूँ मैं आपको। सबसे जो बड़ी है ना, वो ध्यान से सुनना, वो है कि जीवाश्म ईंधन के कारण क्या होता है, इनको जलाने के कारण ग्लोबल वार्मिंग, या जिसको हम लोग भूमंडलीय ऊष्मीकरण भी बोलते हैं, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे बड़ी गैस है ना हमारी पृथ्वी पर, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रही है पहले की तुलना में, हमेशा की तुलना में। तो ये गैस क्या करती है, ये हम लोग आगे के अध्यायों में और पढ़ने वाले हैं। सूरज की जो किरणें आती है वो गर्मी तो नीचे लाती हैं, लेकिन वापस लौटती है ना जब वो टकरा करके, तो वापस उनकी गर्मी को बाहर नहीं ले जाने देती ये गैसें। CO2 है, ऐसी एक और गैस हमारे पास में CH4 भी है, और ऐसे ही जो जल की हमारे पास में वाष्प है, जो H2O गैस है वो भी है, जो भाप है वो भी है, वो भी ऐसा करती है, वो उस गर्मी को वापस बाहर नहीं जाने देती। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है गैस, वो है हमारी कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, मतलब वो ऐसे हो रहा है 1 डिग्री, जैसे 5-7 साल में 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है पहले से। तो इससे बहुत ज़्यादा समस्या होगी। बहुत सारे जीव हमारी पृथ्वी पर ऐसे हैं जिनका बेड़ा पार हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे पृथ्वी से। फिर उसके अलावा क्या है, पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखें ना, तो खनन जब हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा पृथ्वी के बड़े हिस्से का विनाश हो जाता है। जंगल तबाह हो जाते हैं। अगर बोला यहाँ निकलेगा कोयला, ये जंगल है, बोला उड़ा दो, सब उड़ा दो, ये जंगल काट के एकदम बेच खाओ सब, तो तबाही करते हैं बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ जानवर भी मरेंगे, फिर पेड़ पौधे तो गए ही गए, सत्यानाश सारी की सारी। और उसके अलावा क्या है, जैसे हमारे पास ये है कि कोयला खनन करना जो है बहुत मुश्किल काम है। खान होती है ना, खदान जो होती है कोयले की, वहाँ पे खनन का जो काम है वो बहुत मुश्किल है। मतलब दुनिया में अगर हम ये ढूंढे ना सबसे मुश्किल काम कौन से हैं, तो उनमें से सबसे मुश्किल जो नौकरियां हैं वो ये हैं, कोयले की खान में काम करें। क्योंकि जैसे जैसे अंदर जाते हैं खदान के अंदर, तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, खदानें ढह जाती हैं, गुफाएं गिर जाती हैं, वहाँ पे वो जो कर्मचारी होते हैं वो फंस जाते हैं, उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो बहुत मुश्किल काम है भाई। और भी इसकी और कमियां अगर आप देखेंगे तो आपको जो है नोट्स में और देखने को मिल जाएंगी। और साथ ही साथ जैसे ये भी है कि इनके लिए पानी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो फिर हमें ऐसी जगह पे बिजली के संयंत्र कोयले वाले बनाने पड़ते हैं जहाँ पर कोयला भी बहुत ज़्यादा हो, फिर पास में ही पानी भी बहुत ज़्यादा हो। और कोयला कितना चाहिए, ट्रक लोड से काम नहीं होता, ट्रक के ट्रक भरे हुए भी कोयला होगा काम नहीं होता। इतनी बिजली उत्पन्न करने के लिए ट्रेन भरा हुआ कोयला चाहिए होता है हमें, इतना ज़्यादा। और ऐसे जैसे कच्चा तेल जो पेट्रोलियम में हमारे पास में निकल रहा है, उसको अगर सीधा ही जलाया जाए तो उससे बहुत ना खतरनाक रसायन निकलते हैं, जो फिर प्रकृति के लिए वैसे हानिकारक हैं। हमारे अंदर जाएंगे तो वो हमें और बीमार करेंगे। तो ये समस्याएं हैं काफ़ी सारी हमारे पास में। तो ये तो हुई जीवाश्म ईंधन की बात। बाकी किताब में एक हमें चित्र भी दिखा रखा है कि ये बता रहा है कि हमारे जो अधिकांश ज़रूरतें हैं आज भी हमारी संसार में, वो जो ऊर्जा की जो भी ज़रूरत है वो सारी की सारी किससे पूरी होती है, कोयला से होती है, कोयले से पूरी होती है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीवाश्म ईंधन से पूरी होती है। अब इसके बाद जो है हमारे पास में ये बता रखा है, एक चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कि डायनमो जो है, ये शब्द हम लोग किसके लिए उपयोग करते हैं,
जनरेटर के लिए उपयोग करते हैं। और जनरेटर के बारे में जो है हम पढ़ चुके हैं अध्याय 13 में। मोटर पढ़ा था वहां पे, फिर उसके बाद जनरेटर पढ़ा था, एसी जनरेटर के बारे में हमने पढ़ा था। तो डायनामो वही चीज है। अब इस चित्र में देखो किताब में क्या दिखा रखा है हमें कि एक मॉडल बना रखा है। भाई हमें करना क्या है, अब जो भी हम जितने भी ऊर्जा के स्रोत पढ़ेंगे उन सब में हमें एक ही काम करना है, हमें किसी ना किसी तरह से इस डायनामो को घुमाना है। इसको घुमाने से क्या होगा, विद्युत धारा बन जाएगी। अब इसको घुमाने के लिए अलग अलग ऊर्जा के स्रोतों का हम प्रयोग करें। जैसे मान लो हम जब पवन चक्की के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे पवन चक्की में जब हवा चलेगी, पंखा घूमेगा तो ये डायनामो घूमेगा, और डायनामो घूमेगा तो बिजली बनेगी, बात खत्म। वेरी सिंपल। अब इसके लिए हमें एक मॉडल बना के दिखा रखा है किताब में, और वो मॉडल क्या कहता है कि जैसे आप क्या करो, एक प्रेशर कुकर लो, दाब कुकर बोल रहे हैं जिसको घर पे, उसकी जो सीटी होती है ऊपर से सीटी को निकालो, एक पाइप लगा दो वहां से, और उस प्रेशर कुकर के अंदर भरो पानी, उस पानी को करो गर्म। अब वो जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो भाप बन जाएगी, गैस बन जाएगी, और वो भाप जो है वो उस पाइप में से आगे चलेगी। उस पाइप को कहाँ ले जाना है आपको, पंखे पे। वो पंखा किससे जुड़ा हुआ, एक पंखा बना लेना है, वो पंखा किससे जुड़ा हुआ होगा, डायनामो से जुड़ा हुआ होगा। तो पंखे का जो बेल्ट है, पंखा घूमेगा तो वो बेल्ट भी घूमेगा, और वो डायनामो भी आगे घूमेगा, और डायनामो घूमेगा तो उससे पीछे बिजली बनेगी। तो आपको चाहिए तो अगर छोटा मॉडल है तो डायनामो आता है बाजार में, इतना सा मिलता है, तो उससे तार जोड़ दो तो बिजली जो बल्ब जो है वो जलने लग जाता है। या हमारे पास जो बिजली आ रही है वो इसी तरह से आ रही है। अब हमारे पास जो आ रही है उसमें क्या करते हैं, अगर मान लो बांध बना हुआ है बहुत बड़ा, तो बहुत बड़े बांध से पानी गिराते हैं नीचे, और गिराते हैं तो वो एक पंखे पे गिराते हैं, टरबाइन जिसको बोलते हैं। वो टरबाइन घूमता है तो उस घूमते भी उसको पट्टी से जोड़ देते हैं डायनामो से, डायनामो घूमता है, बस बात खत्म हुई। तो ऐसे बेसिक आइडिया यही है बिजली बनाने का हर जगह पे। तो ये आपको जो है अब ये आइडिया को ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हमें किताब में एक और ऐसा ही संयंत्र के बारे में बता रखा है जो ऊर्जा का हमारे लिए स्रोत है, और वो क्या है, तापीय ऊर्जा संयंत्र, या जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट, तापीय ऊर्जा संयंत्र। अब इस संयंत्र में क्या होता है कि भाई ताप की बात हो रही है। करते क्या है, हम लाते हैं कोयला। जैसे मान लो सेम जो अभी चित्र आपने डायनामो को घुमाने वाला देखा ना, वही बड़े स्केल पर कर रहे हैं लोग। क्या कर रहे होंगे, मान लो एक बड़ा कोई ऐसे बना रखा होगा कुछ बहुत ही बड़ा चेम्बर, इसमें डालते होंगे बहुत सारा कोयला। ठीक है, इस कोयले को ये लोग क्या करते हैं कि गर्म कर रहे हैं, या मान लो कि एक काम करो, कोयला यहाँ नीचे है और यहाँ अंदर क्या है हमारे पास में पानी है बहुत सारा। इस पानी को ये लोग कर रहे हैं गर्म कोयले से, और वही बात है कि ये सारा जो पानी है किस में बदल जाएगा, भाप में बदल जाएगा, और इस भाप को ये लोग ले जाएंगे आगे और इससे घुमाएंगे टरबाइन को। अभी मान लो कुछ ऐसे पंखे वाला शेप है टरबाइन हमारे पास में, ये इससे घुमाएंगे, और इससे एक कन्वेयर बेल्ट नहीं, एक बेल्ट जुड़ा हुआ होगा मान लो पीछे से, और वो किससे जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पे डायनामो से। तो ये डायनामो को यहाँ से घुमाया जाएगा और उससे बिजली बन जाएगी। तो ये क्या कहलाता है, तापीय विद्युत संयंत्र। लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ्यूल की या ईंधन की ज़रूरत है, और ईंधन क्या है यहाँ पर आपके लिए, कोयला, और साथ ही साथ आपको बहुत सारे पानी की भी ज़रूरत है। तो ये इसकी खास बात क्या है कि ये विश्व के किसी भी स्थान में स्थापित किया जा सकता है, और आज भी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा जो बिजली है इससे उत्पादित होती है। ठीक है जी। इसकी और ख़ास बात क्या है कि लागत कम है, पैसा कम खर्च करना पड़ता है, काम जल्दी हो जाता है। बस क्या होना चाहिए, बहुत सारा कोयला होना चाहिए, बहुत सारा पानी होना चाहिए, काम हो जाता है। दोनों पास पास में हो तो सबसे ही बेहतर है। अच्छा, और क्या है इसकी खास बात कि जैसे मान लो यहाँ पे गर्म गैस बनी, मान लो है ना, कोयले के जलाने से यहाँ पे जो भाप बनी हमारा, तो वो जो ऊष्मा ऊर्जा है उसको इसको घुमाने के बाद वापस से भी काम में ले सकते हैं। ऐसा नुकसान नहीं है कि बस एक बार घुमा दिया तो वो वेस्ट हो गई, नहीं, वापस घुमा फिरा के उसको काम में ले लो। और साथ ही साथ ऐसे कुछ एक और भी फायदे हैं हमारे पास में, लेकिन इसमें भी नुकसान है, नुकसान, बड़े नुकसान है। क्या नुकसान है, आपको कोयला जलाना पड़ रहा है। कोयला जलाते ही तो क्या दिक्कत आती है, CO2 गैस बनेगी, और CO2 गैस की सबसे बड़ी जो समस्या है इस वातावरण में वो क्या है हमारे पास में, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी गर्म हो रही है, बहुत सारे जीव मर रहे हैं, हमें AC लगाने पड़ रहे हैं सब लोगों को घर में, तो वो एक बड़ी समस्या है हमारे लिए। और उसके अलावा देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में
सही नहीं है, जो क्योंकि जैसे मैं आपको जीवाश्मी ईंधन में बताया ही था कि वो जो जीवाश्मी ईंधन की जो सारी समस्याएं हैं वो यहाँ पर भी हैं समस्याएं, क्योंकि जलाने के लिए जो कोयला आएगा वो जीवाश्मी ईंधन से ही आएगा। खदान खोदोगे तो पृथ्वी का कबाड़ा हो जाएगा, पृथ्वी का सत्यानाश हो जाएगा, पेड़ पौधे सारे के सारे जो इतने सारे एक जगह पर होंगे वो बेकार हो जाएंगे। और वो जो जमीन हो जाती है वो फिर पूरी बंजर हो जाती है। भाई एक जमीन है, ऊपर समतल बढ़िया मिट्टी विट्टी है, आपने खोदी, उसको बहुत ज्यादा खोद दिया, अनाप शनाप उसको अंदर जेसीबी उतार दी, अब उसको आपका कोयला खत्म हो गया तो आप तो छोड़ करके चले गए। लेकिन पहले तो समतल जमीन थी जहाँ पे पेड़ पौधे उग जाते थे, लेकिन अब तो खाई बन गई और उस खाई में भी अंदर वो बंजर है, वो उगेगा नहीं। तो ये सारी समस्याएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर तो हमने पढ़ा है। अब अगले जो लेक्चर है उसमें हम लोग जो है जलप्रपात का, जैसे बांध से बिजली कैसे बनती है वहाँ से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को वहीं पर ही ख़त्म कर देंगे। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि यहाँ पे एक एक लाइन लिखवाने से बेहतर है कि नोट्स में जाकर के आप लोग सब कुछ पढ़ लें। अगर आपको दिक्कत आती है तो एक नंबर दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे, आप उस पर कॉल कर सकते हो, है ना। कोई ना कोई आपको जवाब दे ही देंगे। अगर मान लीजिए ऑफिस का समय हो गया है तो बाद में भी वो जवाब दे ही देंगे, आपको खुद से फ़ोन करके आप मैसेज करके छोड़ दीजिएगा। बाकी जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, एग्जाम्स में अच्छे अंक लाइए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बाय बाय।